की डेट्स का 30 नवंबर को है और राजस्थान में 23 नवंबर को है। तो राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ईसीआई ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है। और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले 4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं। और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे एमएलएज हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहां की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की उसके ऊपर हमारा साथ देगी। और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा। और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तीनों कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। और हम यही कोशिश करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे अच्छी तरह से। क्या मुद्दे होंगे सर इस चुनाव में? तेलंगाना और राजस्थान में आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे क्या हैं? हर प्रदेश में, हर रियासत में मुद्दे मुख्तलिफ ज़रूर हैं और रहेंगे, पर एक मुद्दा ज़रूर है जो तेलंगाना राजस्थान में बड़ा कॉमन है। वो ये है कि अल्पसंख्यक समाज की, दलित समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनकी वॉइस हो, ताकि उनसे उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, जिसकी वजह से उनका सोशल जस्टिस उनसे होगा और डेवलपमेंट में, एजुकेशन में उनका हिस्सा होगा, सिक्योरिटी में इजाफा होगा। अब तेलंगाना में कई अलग इश्यूज रहेंगे, राजस्थान में अलग रहेंगे, मगर जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है। अब तेलंगाना में तो हमको ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दोबारा केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी के एमएलएज भी कामयाब होंगे जहां जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग लड़ेंगे। राजस्थान में हम लोग पहली मरतबा लड़ने जा रहे हैं। जमील खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की आवाम भी हमारे एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर वहाँ पर उनका विधायक एमएलए बनाएंगे। कितने सीट्स पे लड़ने वाले सर? और सवाल नंबर 2, अभी आपने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सीएम जो है फिर से रिपीट करेंगे, बीआरएस की सरकार बनेगी। तो जो कांग्रेस आप पे आरोप लगाती है कि आप बीआरएस के बी टीम हैं, तो आपने ऑफिशियली स्वीकार कर लिया कि आप हम तो सबकी लैला है ना। जब 2004 से 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की तायद कर रहे थे, तो इनको जब याद नहीं आया, ये तमाम अपॉर्चुनिस्ट और ये सूडो सेकुलर लोगों को, जब 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इनका हाथ छोड़ दिए, दामन छोड़ दिए, तो जब असदुद्दीन ओवैसी इनका साथ दिया था, एमआईएम पार्टी ने साथ दिया था न्यूक्लियर डील के वक्त, जबकि किरण कुमार रेड्डी अर्शवाल आंध्र प्रदेश में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, असेंबली में एमआईएम पार्टी के एमएलए इनका साथ दिए थे। प्रणब मुखर्जी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया तो किसने कहा था असदुद्दीन ओवैसी को कि जाकर जगनमोहन रेड्डी को जेल में मिलो? नाम बोलूं सबका मैं अभी, रातों की नींद हराम हो जाएंगे अगर पूरे नाम बोलूंगा तो। ये चलता है, इनकी ये मुनाफिकत है, जिसको अंग्रेजी में तर्जुमा करें तो हिपोक्रेसी है इन लोगों की। इनका ये पॉलिटिकल एरोगेंस है और इनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है इन लोगों की। प्राइम मिनिस्टर सीट पे जो आप 8 सीट पे उन सवाल किए थे प्रमुख साहब, आप उस पर जवाब नहीं दिए सर। क्या उससे ज्यादा आप कितने सीट पे लड़ेंगे? अभी तो आज डेट्स आए मेरे दोस्त, नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद फिर आपका नॉमिनेशन की डेट आएंगी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन इंतजार करिए आप। नहीं सर, आप ये कहते हैं कि एमआईएम 24/7 और 12 महीना काम करती है, तो आप तैयारी तो तैयारी है। फैसला कब होगा? जब फैसला लेने का अभी तो टाइम है ना। अभी तो अब देखिए नोटिफिकेशन आएगा तेलंगाना का 3 नवंबर को,
फिर लास्ट डेट होगा 15 विड्रॉल इज 15। वो तो विड्रॉल नहीं भाई, नॉमिनेशन का डेट आएगा ना 10th। हाँ तो करेंगे, जल्दी क्या है आपको, इतनी फिक्र क्या है? फिर भी नहीं हम तो आपको आपके भाई ने असेंबली में कहा था कि आपको हम दो अहम बातें तेलंगाना के बारे में बताए हैं। नंबर 1, जहां कहीं से भी MIM पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, हम तेलंगाना की आवाम से ये अपील कर चुके हैं, कर रहे हैं कि आप MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को 30 नवंबर के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए और दोबारा तेलंगाना का मुख्यमंत्री तीसरी मर्तबा के लिए, तेलंगाना की खुशहाली के लिए, तेलंगाना की तरक्की के लिए, तेलंगाना के अमन को बरकरार रखने के लिए, फिरका परस्त ताकतों को कमज़ोर करने के लिए, और ये दोगले जो लोग हैं जो RSS से आकर, BJP से आकर, जो जिस तरह लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह अपनी आइडियोलॉजी को बदलते हैं, इन लोगों से आप लोग होशियार रहिए। जो पिछले 10 साल से आपने फैसला लिया उसी फैसले को जारी रखिए ताकि तेलंगाना और ऊंचाइयों पर जा सके। So the Prime Minister said KCR met him in Delhi. KCR met him in Delhi and said, "Please take me into NDA. I will give my CM chair to my son. He wants to meet you as well." That's what Prime Why Minister. are you not saying that the Prime Minister also said that KCR gave money to Congress in Karnataka? आदि बात नहीं खाना आप लोग बोले ना, प्रधानमंत्री भी बोले ना। बोले हाँ, that तो Congress अब आप बोलिए सच्चाई क्या है? एक तरफ KCR पैसे भी दे रहा कांग्रेस को, पैसे दिए ना कर्नाटक प्रधानमंत्री अब सच्चाई क्या है बोलो आप, सच्चाई आप ही बोलो मेरे को। वो 2 पार्टीज को आप ही चला रहे हैं बोल के हाँ? 2 पार्टीज को आप ही चला अरे पूरी दुनिया को अल्लाह चला रहा मेरे भाई, पूरी पॉलिटिकल पार्टी। अरे पूरी दुनिया को अल्लाह चला रहा। मैं तो अल्लाह, हम सब लोग क्या बोलते कटली है, हाँ पूरी दुनिया अल्लाह चला रहा। तो स्टीयरिंग आप जो प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्टिव जुमला निकाल रहे हैं, दोनों बोला, मगर दोनों जूसी हैं। मगर आप ये सोचिए कि कैसा प्रधानमंत्री है कि एक तरफ ये भी बोल रहे, एक तरफ वो भी बोल रहे। माने प्रधानमंत्री का बोलने का मकसद क्या है कि गिरा तो गिरा मेरी टांगों पर, वो मतलब है उनका। अब आप बोलिए कि मेरे से आके मिले और फिर कांग्रेस को पैसे भी दे रहे। प्रधानमंत्री खुद एक चीज को पकड़ लेना, और अगर कोई कांग्रेस से लोग बोले तो फिर ये भी बोले। अगर वो सच बोल रहे तो कई बातें सच निकल जाएंगी, फिर आप लड़ ही नहीं सकेंगे मोदी जी। आपने कहा कि RSS से और दूसरी पार्टियों से आके चोला बदल के कर रहे हैं, आपका इशारा रेवंत रेड्डी की तरफ था? बिल्कुल मैं तो खुलेआम बोल चुका हूं। 1999 के असेंबली इलेक्शन में जब हमारे लेट मरहूम सैयद सज्जाद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, जनाब किशन रेड्डी बीजेपी के कैंडिडेट थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको किशन रेड्डी के साथ काम करते हैं बीजेपी का। क्या बात कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मैं विद्यार्थी परिषद। अरे मैं देखा हूं, मैं देखा हूं ना। वो कह रहे हैं मैं बीजेपी में नहीं। अरे कैसा नहीं थे? अरे मैं देखा हूं, 2 जगह पे देखा हूं। नॉमिनेशन फॉर्म किशन रेड्डी डालने आए थे, खैरताबाद में ऑफिस था RO का। फिर गुडी मलकापुर मार्केट जो उस वक्त कारवान कैसा था, मैं देखा हूं। मानिए ये ऐसा है ना कि ये 2 पार्टी बीजेपी और कांग्रेस जो है, आप देखते होंगे गांव में या शहरों में हर कोर्ट के सामने एक बेचारा बैठता है कुर्सी टेबल डाल के, आइए हम नोटरी कर देंगे, आ जाइए ना, आ जाइए नोटरी कर देंगे। ये दोनों बैठे नोटरी जान में और बोलते जबान निकाला, लगाओ इसे तुम नेशनलिस्ट। ये कब तक चलेगा ये ड्रामा? ये दोनों बैठे हैं दुकान डाल के, इनका मामला वही है। अब आप बताइए, जो बीजेपी से आ रहा है वो हमको कह रहा है कि हम हैदराबाद के नहीं महाराष्ट्र के हैं। अरे भैया तू तो बात कर रहा है गोलवालकर की जबान में, तुम बात कर रहे हो दीनदयाल उपाध्याय की जबान में, तुम बात कर रहे हो राजू भैया की जबान में, तुम बात कर रहे हो प्रेजेंट सरसंघचालक की जबान में, तुम वो पूरी किताबों का निचोड़ हो तुम जो RSS के लोगों ने लिखी है। RSS भी तो यही कहती है कि यहाँ के नहीं है ये लोग, वो जबान में बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में है वो। सर आपने कहा कि KCR फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और ये है तमाम बातें कही, तो क्या आप उनके लिए कैंपेनिंग भी करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे इस चुनाव में? देखिए हम तो पब्लिकली ये बात को कह चुके हैं
मगर हमारी प्रायोरिटी होगी अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, पहले हम उसके लिए काम करेंगे। नहीं सर आपके जो फ्लोर लीडर है और आपके भाई भी है, उन्होंने सोनिया गांधी के ओरिजिन पे क्वेश्चन किया। हमारा क्वेश्चन किया जा रहा है कि कहाँ के, हम तो हिंदुस्तान के हैं, हमारे परदादा हिंदुस्तान के हैं, हम कहीं नहीं, हमारे परदादा हिंदुस्तान के नहीं है। हमारा मानना ये है कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा जन्नत से, तो उनका पहला कदम यहाँ पर था, हिंदुस्तान में। हाँ, हमारा वहां से शुरू हो रहा मामला, हमारा वहां से शुरू हो रहा। आप क्यों अब दादा परदादा पे जा रहे हैं? वहां से शुरू हो रहा। हाँ सर, सोनिया गांधी हाँ, के, चलो, जो सोनिया गांधी के सर क्या आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैंपेन करने जाएंगे? राजस्थान में आपके कैंडिडेट? राजस्थान में तो जाना ही जाएंगे, हमारे कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर, कैंपेन करेंगे। क्योंकि 7 दिन पहले राजस्थान में है, फिर उसके बाद 21 तारीख को कैंपेन खत्म होगा राजस्थान में, और तेलंगाना में खत्म हो जाएगा 28 को। तो दोनों जगह सर जाएंगे। मध्य प्रदेश के बारे में आपने नहीं बताया। अभी हम बात करके बताएंगे, 1-2 दिन में बता देंगे। सर आप तेलंगाना में 26 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसमें माइनॉरिटी वोट जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और नहीं, तेलंगाना में हर वोट इम्पोर्टेंट है, माइनॉरिटी है, हिंदू वोट में अपर कास्ट का इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे हमारे कम्मा भाई हो, वेलमा हो, रेड्डी हो, ओबीसीज में मुनूर काकू हो, मुदिराज हो, गौड़ हो, यादवास हो, पद्मशाली हो, दलित में माला मादिगा है, सबको वोट डालने का है। और सब मिलके मुझे यकीन है कि जो 10 साल में तेलंगाना जो प्रोग्रेस कर रहा है, हाँ कमजोरियां हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर एक विजिबल डेवलपमेंट तेलंगाना में नज़र आता है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि एक लैंडलॉक्ड एरिया में हैदराबाद के अतराफ में डेवलपमेंट हो रहा है और पीसफुल तरीके से। आज आप देखिए कि मुस्लिम समाज आगे आकर कहा कि हम अपनी मिलाद की रैली को 3 दिन बाद कर लेंगे। ये पूरे हमने, बल्कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि यहाँ के मुसलमानों ने पूरी देश को एक राह दिखाई। और जब ये फैसला यहाँ पर लिया गया, सब जगह पर लोग ऐसा लिए फैसला, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सर आप पूरी सवाल नहीं सुने, ये जो 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर बोला जाता है, तो आप मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 119 पे इलेक्शन हो रहा, 26 पे नहीं हो रहा। नहीं, आप मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बीआरएस को सपोर्ट करने के लिए आप ये करेंगे? नहीं, ये अरे आप बोल दिया ना, अभी और क्या बोलो तुम्हारे 26 पे नहीं तो आप। अरे बाबू मैं क्या बोला हूँ सुनो, तुम रिवाइंड करके देख लो। सर कई राज्यों में, राजस्थान खासतौर पे अगर हम बात करें, जिक्र करें, राजस्थान में उन्होंने भी बिहार की तर्ज पे कास्ट सेंसस को उन्होंने बोला है कि हम कास्ट सेंसस लेके जाएंगे। एमआईएम पार्टी का आपका क्या रुख है कास्ट सेंसस? हम तो पार्लियामेंट में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी से हमने डिमांड किया कि आप पूरे देश में कास्ट सेंसस कराइए, बल्कि इससे बढ़कर हमने कहा कि आप 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए। बल्कि इससे ज्यादा हम ही नहीं कहा पार्लियामेंट में कि वुमेन रिजर्वेशन में ओबीसी वुमेन का हिस्सा मिलना चाहिए, मुस्लिम महिला को हिस्सा मिलना चाहिए, और हम ही थे जिन्होंने हमारे अमेंडमेंट्स को वोटिंग कराई। कांग्रेस ने तो मोदी जी का साथ दिया, ओबीसी से क्या मोहब्बत है कांग्रेस को? क्या तेलंगाना में भी कास्ट सेंसस पे? अरे पूरे देश में होना चाहिए, क्यों आप तेलंगाना बोल रहे हो? तो पूरा कंट्री में होना चाहिए, और प्रधानमंत्री को करना चाहिए कास्ट सेंसस। और कांग्रेस पार्टी से हमारा सवाल है कि जब चिदम्बरम ने उसको करवाया था तो रिलीज क्यों नहीं किया? उसको रिलीज कर देना चाहिए था यूपीए की सरकार को, आपने उसको क्यों रिलीज नहीं किया? माने जिम्मेदारी आप पर भी आती है, खाती आप भी हैं। ऐसा क्या अनकंफर्टेबल हो गया आप उस रिपोर्ट में देखकर? वो रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी 2014 से पहले ओबीसी का सेंसस की, जिसको मनमोहन सिंह की और कांग्रेस सरकार ने रोक के रखा उसको। राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने जो ये कास्ट सेंसस पे डिसीजन लिया उसको इंडोर्स करते हैं, उसको समर्थन करते हैं उनको। अरे अभी अब क्या है, अभी तो चुनाव सामने है। राजस्थान में चुनाव को देखते हुए नजर, अरे आपको पहले करना चाहिए था ना, पहले कर देते आप। राजस्थान में कम से कम कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? 3 तो लड़ रहे हैं, आपको बताएंगे और भी। एक और बहुत बड़ा इश्यू है सर, ग्लोबल इश्यू है पैलेस्टाइन। आप चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, पर आप लोगों की जानकारी के लिए, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि आपके हाफिजे को, मेमोरी को ताज़ा करने के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग को चाहिए
कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था। अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। और दूसरी बात यह है कि भारत में हमने एक पोस्ट स्टैम्प निकाला था, सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन, वो भी आजकल देख रहे हैं आप लोग। हमारी शुरू से पॉलिसी फलस्तीनियों की तायद में रही है। इसमें शिफ्ट आया जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें एक शिफ्ट आया। तो ये एक, और फिर पांचवी बात यह है कि ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ, और ऑस्लो एग्रीमेंट में कहा गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा में इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कंट्री बनाया जाएगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी ऑस्लो एग्रीमेंट की सब पर थी, यूएसए पे थी, यूके पर थी, यूरोपियन नेशंस पर थी। तो 5 साल जाके 30 साल हो गया जब। और आपको ये समझना चाहिए कि जो इलीगल सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पर ऑस्लो एकॉर्ड के खिलाफ, जेनीन रेफ्यूजी कैंप में जाकर आप उनको मारा और पीटा जाता है। ये बात दुनिया जानती है कि वहाँ पर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको दुनिया को ये भी समझना चाहिए कि गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेड करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको। 16 ईयर्स से ब्लॉकेड है। ओपन एयर प्रिजन है वो। क्या है बताइए अब आप उसका। एक उसका रास्ता था दारुल बला में, आपने पेरीमीटर लगा दिया। 2005 में रास्ता बंद कर दिया आपने। इजराइल ने गाजा एयरपोर्ट को 2001 में बर्बाद कर दिया। करीम अबू सालम एक इलाका है, आपने 2008 में इजराइल ने बंद कर दिया। हाँ, फिर आपका गाजा सिटी का 2010 में आपने उसको बंद कर दिया। बेत हनोन में सिर्फ उन्हीं लोगों को क्रॉस करने दिया जाता है जिसके पास इजरायली का इशूड परमिट्स है। राफा जो इजिप्ट में आता है रास्ता, उसमें स्पोरेडिकली कभी भी खोल दिया जाता है। हजारों बच्चों को जो फॉरेन स्टडीज का वीजा मिलता, जाने नहीं दिया जाता उन लोगों को पढ़ने के लिए। ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को। और फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वायलेंस, अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है। अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। वायलेंस कोई भी करो, हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन करो या फिर इजरायली गवर्नमेंट करो। और आप एक बात समझिए, 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। यूक्रेन में रशिया हमला करता है तो पूरे पहुंच गए। ये कौन सी मोहब्बत है? गोरी चमड़ी से मोहब्बत है और ब्राउन चमड़ी से मोहब्बत नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं, सुनिए, यूक्रेन में हमला रशिया ने किया, आप वहां पर पहुंच गए। ये 90 साल से लोग हैं भाई। महात्मा गांधी ने क्या कहा था इन लोगों के बारे में, वो भी देख लीजिए आप। तो इस पर इतना ही हमको बोलना है। मुद्दा चुनाव का है, उसको लिमिटेड रखिए। सर 1000 लोग मारे गए इजराइल, और आप कंडेम भी कर रहे हैं, और 500 टेररिस्ट मारे गए बल्कि इजराइल डिफेंस फोर्स का ये कर रहा है। उसमें 200 तक, मतलब करीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 तक सिविलियंस भी रह सकते हैं मुझे बोल। मगर सर ये क्लियरली वॉर बोल के बोल रहे हैं, तो इस पर आपको व्हाट यू लाइक टू स्टेट, बिकॉज दे आर कॉलिंग इट एज open war, not an escalation. And Prime Minister also said it's an act of terror. And also they are and then they also said something else. आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि 90 साल में कितने फलस्तीनी मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितने लोग जेलों में हैं। ऑस्लो एकॉर्ड में आपको 5 साल में फलस्तीन को बनाना था, फलस्तीन कंट्री को बनाना था, 30 साल हो गए। ये सब चीजें हैं ना सामने आपके। वायलेंस कोई भी करो, हम कंडेम करते उसको, मगर यहाँ पर जो वायलेंस जो सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो तो इजराइल की तरफ से हो रहा है। 90 साल से 90 साल से कैंप डेविड कितने मरतबा हुआ बताइए। वायलेंस के मानते नहीं, वायलेंस को कंडेम करते हैं। अरे भाई, आप जो गाजा वेस्ट बैंक को आप फलस्तीनी मुल्क क्यों नहीं खराब देते आप? और आपको तो कोई जो उसमें क्या बोलते हैं उसको, कौन सा लाइन बोलते हैं,
जो ग्रीन लाइन की बात नहीं हो रही, आप तो ग्रीन लाइन नहीं बोले, वो दूसरे इलाकों में क्यों नहीं कर रहे आप? विड्रॉ कर लिया ना सर 2015 क्या 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 विड्रॉ करे? आपको मालूम ही नहीं क्या विड्रॉ करे, कुछ विड्रॉ नहीं करे, You झूठ। think global powers have failed Palestine, sir? Yes, and it's a deliberate failure. It's a deliberate failure because it is they who were responsible for the implementation of Oslo Accord, and they had given a commitment that within 5 years a new independent Palestinian country will come into existence. 30 years have passed. They remained as mute spectators when Israel entered into those areas and started building settlements. They became blind when the Palestinians were being butchered, when small children were killed and shot in their head. Who's the oppressor over here? From last 80 years, 90 years, issue is going on. So you believe this is resistance against the oppression? Or it's a terrorist attack? Don't try to put words in my mouth. I have stated what I have to say. आप बोल रहे इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा कि छोड़ के चले जाओ, कहाँ जाएंगे? आप तो ओपन एयर जेल बना के रख दिए, 16 साल से ब्लॉकेट करके रख दिया गाजा को पूरा, किधर जाएंगे? सब ये सुनिए, 1.5 लाख पैलेस्टीनियन अब तक मारे भी गए, इंजर्ड भी हुए। 2008 से उन 1.5 लाख में 33,000 बच्चे थे। अब मारने वालों को टेररिस्ट बोलते क्यों नहीं आप लोग? फिर क्यों नहीं बोलते टेररिस्ट? आप 1.5 लाख या तो कत्ल कर दिए गए या फिर इंजर्ड है, और 2008 से 33,000 बच्चे मारे गए उसमें। अब कौन है टेररिस्ट में बताओ आप? आपका जो गाजा में है, आप गाजा के बाहर फैमिली विजिट नहीं कर सकते, अपना घर नहीं बना सकते, नौकरी नहीं मिलती, आप पानी में मच्छी नहीं पकड़ सकते, आप ट्रेड नहीं कर सकते गाजा के बाहर, आप निकल नहीं सकते। अगर आप सिविलियन को मारेंगे और तो वही ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं आप। वायलेंस को हम कंडेम करते, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर ये हकीकत को कौन बयान करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, तमाम बड़े बड़े ममालिक सुपर पावर एकदम अपने मॉरल्स को दिखाते हैं। भाई ये 90 साल का मसला नहीं है क्या यूनाइटेड किंगडम ने क्रिएट नहीं किया इसको? आप बताइए इन चीजों को देखिए। सर 1000 टन बॉम्ब अभी तक गिराया गया है, और से जो आप मार रहे हैं ना फलस्तीनियों को, 1.5 लाख फलस्तीनियों को आपने या तो जान से मार दिया उनको, या इंजर्ड किया। 2008 से 33,000 फलस्तीनी बच्चों को आपने उनकी जान ले ली। उसका क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे उसको? सर वायलेंस को हम कंडेम कर रहे हैं, ट्रैकर नहीं चलाना, समझे ना, ओएसडी के नाम से, मगर हकीकत ये है। सर व्हाट डू यू थिंक, वेयर शुड इंडिया स्टैंड ऑन दिस? एंड आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी के मतलब अब अटल जी के वीडियो वायरल हो रहा है और पुराने अपना इंडिया का साथ रहा है पाकिस्तान के साथ, तो अभी जो है वेयर शुड इंडिया स्टैंड ऑन दिस? India should stand with the oppressed who have been being oppressed from, and this is our policy also. 80-90 साल से उन लोगों को आप अप्रेस कर रहे हैं। इजराइल के साथ अपना रिलेशन भी अच्छा देखिए, है। ऑस्लो पीस अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? और ऑस्लो पीस अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इजराइल की है, जिम्मेदारी इजराइल के कोर्ट में आती है। चलिए सब, बस चलिए, थैंक यू।